दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक को लेकर के काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी बच्चों को मतलब हमसे बोलते हैं कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा इसको जितना आसान से आसान तरीका हो सकता है मैं उसको समझाने का आपको पूरा कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी प्रोजेक्ट का वो रेट ऑफ रिटर्न है जिस पे अगर कैश फ्लोज हम लोग डिस्काउंट करते हैं तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है उस प्रोजेक्ट का वो ज़ीरो बन जाता है। यानी कि IRR इज दैट रेट ऑफ रिटर्न, IRR इज that rate of return from a project at which NPV equal to 0। अब इस चीज को एनालाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है। NPV 0, NPV का मतलब क्या हो गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट the difference between present value of cash inflows minus initial investment। किसी भी प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू ये होता है, ठीक है। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? ये हो चुका है जीरो। अगर ये जीरो होता है तो इसका मतलब ये है, अगर हम लोग इस इक्वेशन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो माइनस में है उसको अगर इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, उस रेट ऑफ रिटर्न को कहा जाएगा जिस पे कि हमारा प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं कि एट IRR इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लोग जानते ही हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक बिजनेसमैन जितना प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है उसको हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो आउटफ्लो है आपके लिए क्योंकि आपको पैसा निवेश करना है। और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद प्रोजेक्ट से आपको धीरे धीरे करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्लोज। तो जो पैसा आपको मिलता चला जाएगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा? इनफ्लो। तो IRR वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पे आपका प्रोजेक्ट का इनफ्लो आपका प्रोजेक्ट के आउटफ्लो के बराबर बन जाएगा, तभी जाकर के आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा। आप एक स्पेशल टर्म सुने होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट उस लेवल ऑफ सेल्स एक्टिविटी को कहा जाता है जहां पे एक बिजनेसमैन को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही उसको लॉस होता है। मतलब प्रॉफिट और लॉस इक्वल टू जीरो। आप समझ लो, यूं समझ लो कि जिस चीज को आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट एक बिजनेसमैन समझता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लैंग्वेज में वही है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्चुअली द ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई? क्योंकि यहां पे हम लोगों को जितना हम लोग इन्वेस्ट किए उतना ही उसके बराबर का कैश इनफ्लोज हमें जनरेट होकर के मिला इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। मैं बार बार प्रेजेंट वैल्यू का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये मेथड भी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की तरह यूज करता है द टेक्निक ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यूज आएगा उसके बेसिस पे हम लोग ये चीज को निकालेंगे। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे इन डिटेल्स थ्रू डिफरेंट केसेस। हम लोग इस चीज को एनालाइज करने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब हम लोग IRR का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे।
नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर में बहुत जबरदस्त डिफरेंस है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए का नेट प्रेजेंट वैल्यू है सपोज 5 लाख, प्रोजेक्ट बी का नेट प्रेजेंट वैल्यू है सपोज 10 लाख। अब मान के चलिए कोई इन्वेस्टर दोनों का दोनों प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इन दैट केस वो जानना चाहता है कि उसको टोटल जो दोनों प्रोजेक्ट से कितना एनपीवी आएगा। तो बहुत ही आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम बोथ द प्रोजेक्ट्स द टोटल एनपीवी विल बी इक्वल टू 5 lakhs प्लस 10 lakhs दैट इज इक्वल टू 15 lakhs। तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया। क्यों? क्योंकि एनपीवी हैज गॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। एनपीवी का एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। तो एनपीवी हैज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप आराम से क्या कर सकते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यूज को आप ऐड कर सकते हो फॉर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन आईआरआर का लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। आईआरआर डज नॉट हैव एडिटिव प्रॉपर्टी, डज नॉट हैव एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान के चलिए सेम सिचुएशन, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी दोनों का अलग अलग आईआरआर होगा। सपोज आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 5% एंड आईआरआर ऑफ प्रोजेक्ट बी इज 10%। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग कंबाइंड प्रोजेक्ट का दोनों प्रोजेक्ट को अगर एक साथ कंबाइंड करके हम लोग निकालना चाहते हैं तो कंबाइंड प्रोजेक्ट का IRR does not become 5 plus 10 that is equal to 15%. This is a completely wrong concept, ठीक है। IRR लेकिन इस हिसाब से ऐड नहीं होता है क्योंकि IRR एक परसेंटेज है। परसेंटेज हम लोग उस तरीके से हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। IRR does not have any additive प्रॉपर्टी। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि देखो भाई प्रोजेक्ट ए का आईआरआर हमारा 5% है, प्रोजेक्ट बी का 10%, हम दोनों का दोनों प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईआरआर मेरा कितना होगा, उसको गलती से भी मत बोल दिए कि 15% तुम्हारा आईआरआर होगा, ठीक है, क्योंकि आईआरआर का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता ही नहीं है। तो फिर सर कहाँ पे होगा, मतलब इसका आईआरआर एग्जैक्टली कितना होगा कंबाइंड प्रोजेक्ट का? तो बहुत सिंपल है, ये 5 और 10% के बीच में होता है। आईआरआर एक्चुअली एवरेज आउट हो जाता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली 7.5, ऐसे तो 5 और 10 का आप अगर 5 और 10 का अगर आप एवरेज करिएगा तो 7.5 आएगा, लेकिन आईआरआर 7.5 नहीं होगा, उसके आसपास रहेगा। तो 5 और 10, ये 5 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। तो ये आईआरआर जो है ये इसका प्रॉपर्टी होता है, इट डजंट गेट एडेड, ये ऐड नहीं होता है। सिमिलरली ये माइनस भी नहीं होता है, जस्ट लाइक एनपीवी इट डज नॉट हैव एनी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केस में आईआरआर को कैलकुलेट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1, प्रोजेक्ट हैज ओनली, ये है कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर, प्रोजेक्ट हैज ओनली 1 year लाइफ, ओनली 1 year लाइफ, ठीक है, सिर्फ 1 साल का उसका लाइफ है। बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए का है और ये प्रोजेक्ट का जो कैश फ्लोज है, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो हमको दे रहा है, जो कैश फ्लोज नॉट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो कैश फ्लोज हमको जनरेट करके दे रहा है उस सिंगल ईयर का कैश फ्लो फॉर ईयर 1 दैट इज इक्वल टू 12 लाख। तो 10 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 12 लाख हम लोगों को कैश फ्लो ये प्रोजेक्ट हम लोगों को जनरेट करके दिया। तो सर आईआरआर क्या होगा? बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, देख लीजिए। मैंने आपको बोला था कि एट आईआरआर इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो। तो आपका इनफ्लो क्या है? आपका इनफ्लो है 12 लाख और आपका आउटफ्लो कितना है? आपका आउटफ्लो है 10 लाख। अब इस 12 लाख को इनफ्लो मान तो सकते हैं, बट इसको हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसीडर करना होगा, ठीक है। बिना प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कंसीडर किए हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। 12 लाख जो है, 12 लाख कैन नेवर बिकम इक्वल टू 10 लाख। तो मुझे क्या करना होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करने के लिए
मुझे इसको 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न से मुझे डिवाइड देना होगा। तो लेट द IRR बी इक्वल टू, मैं यहां पे क्या मान रहा हूं, लेट द IRR बी इक्वल टू R%। मैं IRR को कितना मान ले रहा हूं, R%। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 12 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। एक ही साल का प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आप आराम से देखिए R का वैल्यू को आप निकाल सकते हो। इस 1 प्लस R के साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू 12। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 प्लस R इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10, तो दैट इज इक्वल टू 1.2। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 1 प्लस R मेरा 1.2 आया, तो R क्या होगा, 1.2 माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 0.2। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू 20%। कैसे आया, 0.2 हम लोग का आ रहा था, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20%। तो हम लोग को अगर सिंगल ईयर का प्रोजेक्ट है तो बहुत ही आराम तरीके से हम लोग IRR को निकाल सकते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। प्रॉब्लम अराइज करता है जब लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा, 2 इयर्स 3 इयर्स वैसे होता जाएगा, तो उसको भी मैं डील करता हूं, ठीक है। एक छोटा छोटा इक्वेशंस वगैरह बना बना करके आपको समझाता हूं। हाँ दोस्तों, अब 2 साल का प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। 2 साल का प्रोजेक्ट को कंसिडर करते हैं। केस 2, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इक्वल्स टू 2 इयर्स। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 2 इयर्स है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही रखते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फॉर ईयर 1 40 लाख। कैश फ्लो 40 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा। कैश फ्लो फॉर ईयर 1 4 लाख। कैश फ्लो फॉर ईयर 2 8 लाख। डबल हो गया। मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 4 ही लाख रुपया मिला और सेकंड ईयर में ये डबल होकर के 8 लाख रुपया हो गया। ऐसे आप देख रहे हैं कि 4 लाख 8 लाख 12 लाख हो रहे हैं। इसका प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट में भी हम लोग को 12 लाख ही मिल रहा था, बट एक ही साल में मिल जा रहा था, ठीक है। सिंगल ईयर में 12 लाख मिल जा रहा था। 10 लाख आप इन्वेस्ट किए थे, 12 लाख वहां पे भी मिल रहा था, 12 लाख यहाँ पे भी मिल रहा है। तो आपको लग सकता है कि IRR तो सिर्फ फर्स्ट केस में अपना 20% आया था, सेकंड ईयर में भी, सेकंड केस में भी 20% आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 2 साल का, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, वो 1 साल का प्रोजेक्ट था। तो देयरफॉर IRR कैसे निकालिएगा, ये फिर से आपको नॉर्मल तरीके से ही हमेशा IRR निकालने की कोशिश करिएगा, कभी भी शॉर्टकट मत मारिएगा। तो इनफ्लो इज इक्वल एट IRR, इनफ्लो विल बी इक्वल टू आउटफ्लो। इनफ्लो 4 लाख और दूसरा साल 8 लाख। अब ये 4 लाख को हमको कंसीडर करना होगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। हम R मान रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न को, IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका हो जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस R, और इसका हो जाएगा 8 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस R का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेकंड ईयर का कैश फ्लो है। तो सेकंड ईयर के कैश फ्लो के केस में होल स्क्वायर हो जाता है। अगर 3 साल का प्रोजेक्ट रहता है तो होल क्यूब हो जाता है, 1 प्लस R का होल क्यूब। 4 साल का रहता है तो होल 1 प्लस R टू द पावर ऑफ 4 हो जाता है। और जैसे जैसे लाइफ बढ़ता जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू आपका जो ये जो पावर है 1 प्लस R के ऊपर जो पावर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। अब 4 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस R प्लस 8 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस R का होल स्क्वायर, ये हो गया इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। आउटफ्लो तो आपने कितना रखा है, 10 ही लाख रखा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, क्यों? क्योंकि R का पावर यहाँ पे देखिए, R का पावर क्या है, टू द पावर ऑफ 2 है। तो आप लोगों के लिए ऐसे तो आप लोग इसको क्वाड्रेटिक अगर करके करना चाहते हो वेल एंड गुड, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए, और ठीक है चलो 2 साल का प्रोजेक्ट के केस में तो आप फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3 साल के प्रोजेक्ट के लिए फिर आपको क्यूबिक इक्वेशन करना पड़ेगा, 4 साल के लिए फिर बाई क्वाड्रेटिक करना पड़ जाएगा। तो आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आप किस हद तक कर पाओगे, आपको तो दिक्कत होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, एक ट्रायल एंड
एरर मेथड यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे कि हम लोग आर को पहले गेस कर लेंगे। गेसिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे आईआरआर को। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको करते हैं। हमें एक के बाद एक स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, सिंपली ऐड द कैश फ्लोज। सिंपली ऐड द कैश फ्लोज। ठीक है, तो आप सिंपली ऐड कर दिए कैश फ्लोज को। 4 लाख और 8 लाख टोटल मिला के 12 लाख। स्टेप 2, कैलकुलेट एक्स्ट्रा कैश फ्लो। एक्स्ट्रा कैश फ्लो, एक्स्ट्रा जो कैश फ्लो आपको मिला उसको कैलकुलेट करिए। कैसे? आपका टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा था, 12 लाख, और इस 12 लाख को पाने के लिए आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 12 लाख रुपया कमाने के लिए आपने 10 लाख रुपए लगाया था। तो आपका एक्स्ट्रा कैश फ्लो कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख इज योर एक्स्ट्रा कैश फ्लो। स्टेप 3, कैलकुलेट एवरेज एक्स्ट्रा कैश फ्लो। एवरेज एक्स्ट्रा कैश फ्लो। एवरेज एक्स्ट्रा कैश फ्लो मतलब आपको करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो आपका आया था सेकंड स्टेप में, उसको नंबर ऑफ ईयर से आप क्या करो, डिवाइड करो। कितने साल का प्रोजेक्ट था? 2 साल का प्रोजेक्ट था, इसीलिए 2 से डिवाइड हुआ। अगर ये 3 साल का प्रोजेक्ट होता तो 3 से डिवाइड होता। 4 साल का प्रोजेक्ट था तो 4 से डिवाइड होगा। जितना लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, एक्स्ट्रा कैश फ्लो को लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट से आपको डिवाइड करना है। तो आपका आ रहा है एवरेज एक्स्ट्रा कैश फ्लो 1 लाख। स्टेप 4, convert average extra cash inflow, average extra cash flow in percentage। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करिएगा, देखिए, आपको सिंपली जो एक्स्ट्रा कैश फ्लो है उसको कंसिडर करिए 1 लाख एवरेज एक्स्ट्रा कैश फ्लो, उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करिए। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? आपने 10 लाख रुपया का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था। तो आप इससे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जा रहा है आपका 10%। ठीक है, अब आप या तो 10% को ही आईआरआर मान के आर के जगह पे रख के आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक और चीज कर सकते हो। ठीक है, जो कि है स्टेप नंबर 5 में, कैलकुलेट द वैल्यू एज पर स्टेप 4। कैलकुलेट द वैल्यू एज पर स्टेप 4 with calculate the value as per step 4 या multiply the value as per step 4, multiply the value as per step 4 with 1.5। ये 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ये जस्ट एक थंब रूल है। थंब रूल मतलब ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि ऐसा करने से हम लोग आईआरआर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कोई, ये पूरा जो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, ये कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके जो निकलता है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है। बट ये जो है, ये एक शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप आर को गेस कर सकते हो। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर सिखाएंगे वो लेकिन पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रोसीजर होने वाला है। तो एज ए थंब रूल, तो आपको क्या करना है, ये जो 10% आया था ना स्टेप 4 में, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। 10 into 1.5, तो आपका 15% आ रहा है। ये जो 15% आ रहा है, तो इसी को गेस कर लीजिए। गेस दैट R इक्वल टू 15%। अब R को 15% मान के, एज्यूम करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन था 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस 8 लाख डिवाइडेड 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो 10 लाख का कितना करीब हम लोग पहुंच पा रहे हैं।
ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ इसको। मैं सॉल्व कर लिया, क्योंकि एक एक करके सॉल्व करता तो बहुत टाइम चला जाता है, तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो सॉल्व करके मेरा ये वैल्यूज आ रहा है, मैं आपको समझाया था। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन आप लोगों को मैंने दिखाया था कि 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर था। अब आर हम लोगों का कितना परसेंट हम लोगों ने कंसिडर किया था? 15%। 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.15। तो मैं जहां जहां आर है उस इक्वेशन में मैं वहां पे 0.15 लिख दिया। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3,47,826 रुपीज, और इसको सॉल्व करेंगे 8 लाख डिवाइड बाई 1.1 प्लस 0.15 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 6,04,915 रुपया। इन दोनों को कैश फ्लोज को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ रहा है 9,52,741 रुपया। जबकि आईआरआर के हिसाब से हम लोग को एग्जैक्ट 10 लाख आना चाहिए, यानी कि जो 15% हम लोग आईआरआर लेकर के चल रहे थे वो आईआरआर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आईआरआर तो वो होगा जो हम लोगों को एग्जैक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर का कैश फ्लो देगा, यानी कि 10 लाख रुपया का एग्जैक्ट कैश फ्लो देगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 को छोड़ करके लेट्स टेक आर इज इक्वल टू 10%। मैंने कम लिया, क्यों? देखो आर आप जितना घटाओगे जो उधर वाला वैल्यू है, राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आर आप डिवाइड कर रहे हो, रेट ऑफ रिटर्न से आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इक्वेशन में आप डिवीजन के लिए यूज कर रहे हो। तो जब आप डिवाइड वाला वैल्यू को घटा दोगे तो अल्टीमेटली वैल्यू बढ़ता है। तो मैंने इसीलिए 15 से थोड़ा सा कम जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। तो मैंने 15 के बदले में कितना लिया, लेट्स टेक आर इज इक्वल टू 10%। तो 10% पे जब लिया तो 4 लाख, मेरा इक्वेशन बन गया 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 कैसे, 1 प्लस 0.1 होगा, 10% मेरा रेट ऑफ रिटर्न है तो 10% मींस 0.1 होता है। 1 के साथ मैं उसको प्लस कर रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 प्लस 0.1 हो गया 1.1, इसीलिए 4 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 किया प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाई 1.1 का होल स्क्वायर। सेकंड ईयर का कैश फ्लो ऑलवेज स्क्वायर होगा, थर्ड ईयर का क्यूब होता है एंड सो ऑन। तो 4 लाख डिवाइड बाई 1.1 हो रहा है 3,63,636, और 8 लाख डिवाइड बाई 1.1 का होल स्क्वायर हो रहा है 6,61,157। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 10,24,793, 10,24,793 आ रहा है। तो अब ये हम लोग थोड़ा सा क्रॉस कर दें, ठीक है, अगर 15 ले रहे हैं थोड़ा सा नीचे हो जा रहे हैं, थोड़ा सा कम हो जा रहा है कैश फ्लो, और जब हम लोग 10% आईआरआर ले रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न जब 10% ले रहे हैं तो क्रॉस कर जाना है। तब हम लोगों को एग्जैक्ट 10 लाख चाहिए, 10 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, 10 लाख से कम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 10 लाख चाहिए। तो हम लोग को अब एक साइंटिफिक तरीका यूज करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन का टेक्निक। ये लीनियर इंटरपोलेशन का टेक्निक ऐसे काम करता है, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो रेट्स ऑफ रिटर्न्स हैं, जो परसेंटेज टर्म्स में है उसको लिख दो, और राइट हैंड साइड में आप क्या करो, कैश फ्लोज को लिख दो। और रेट ऑफ रिटर्न्स को लिखते समय जो हाईएस्ट परसेंटेज होगा उसको पहले लिखना, ठीक है, जो लोएस्ट परसेंटेज होगा उसको लास्ट में लिखना। तो मेरा हाईएस्ट परसेंटेज कितना था, 15%। 15% जब मैं आईआरआर ले रहा था तो मेरा कितना आ रहा था कैश फ्लो, 9,52,741। जब मैं 10% लिया तो वो हो गया 10,24,793 रुपया। अब एग्जैक्ट हमको 10 लाख कौन देगा, 15 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं होगा ये, तो इसलिए आर को मैंने 15 और 10 के बीच में प्लेस किया। आर 15 और 10 के बीच में जब आ रहा है तो मेरा एग्जैक्ट कैश फ्लो कितना आ जाना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए। अब ये ऐसे काम करता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मिडिल वाला रिटर्न है उसमें से लोअर वाला लोएस्ट रिटर्न को माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए हाईएस्ट रिटर्न माइनस लोएस्ट रिटर्न, यानी कि r माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 10। जो काम आपने परसेंटेज में किया सेम काम राइट हैंड साइड में आप कैश फ्लोज के साथ करो, दैट इज 10 lakh minus 10,24,793 minus divided by 9,52,741 minus 10,24,793, मतलब मिडिल वाला कैश फ्लो माइनस लोएस्ट कैश फ्लो डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कैश फ्लो माइनस लोएस्ट कैश फ्लो। ये तरीका दोनों तरफ अब अप्लाई करिए, दोनों इक्वल होगा। तो जब इक्वल होगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, देखिए r माइनस 10, यहाँ पे r माइनस 10 है, 15 माइनस 10 कर दिया मैंने 5 आया, ठीक है,
अब 10 लाख माइनस 10 लाख 24,793 कर रहा हूं तो 24,793 रुपीज नेगेटिव आ रहा है। 9,52,741 में से 10,24,793 माइनस कर रहा हूं तो 72,052 रुपीज नेगेटिव आ रहा है। अब दोनों माइनस साइन कट जाएगा, मतलब माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस डिवाइड बाय माइनस काट दिया मैंने। r माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इज इक्वल टू 24,793 डिवाइडेड बाय 72,052। मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करने से मेरा वैल्यू आ गया 0.3440, ठीक है। 0.3440 के साथ ये वाला जो आप 5 देख रहे हो ना, वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन करके था, डिवाइड करके था, मैंने उसको क्या कर दिया, इस 0.3440 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वेशन बराबर रहे। तो 5 into 0.3440 is equal to 1.720, that is equal to r minus 10। तो r का वैल्यू हो जाएगा 10 plus 1.72, r is actually equal to 11.72%। यानी कि मेरा प्रोजेक्ट का जो IRR है वो 11.72% के आसपास कहीं ना कहीं है। तो अच्छा, ये जो टेक्निक है लीनियर इंटरपोलेशन टेक्निक, ये उतना ये जो है ये सबसे एक्यूरेट काम करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप जितना क्लोज जा पाओगे एक्चुअल IRR के साथ, आप उतना क्लोज जब जाओगे, जितना कैश फ्लोज आपका क्लोज रहेगा, ठीक है, 10 लाख के करीब रहेगा कैश फ्लोज, उस पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। और जितना आपका गेस्ट IRR और आपका एक्चुअल IRR जितना ज्यादा डिविएट करेगा, जितना ज्यादा उसमें फर्क रहेगा, उसमें आपका चांसेस है कि वो आपको उतना एक्यूरेट रिजल्ट्स ना दे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, गेसिंग वर्क एकदम सही तरीके से यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आया। ये सेम टेक्निक आपको 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, कितना भी साल हो जाएगा, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितना भी साल हो जाएगा, आप ये टेक्निक हर केस में आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज। थैंक यू।